रात के वक्त बिजली चमक रही थी और हाईवे पर एक गाड़ी तेजी से जा रही थी। राजेश और उसके पापा शहर छोड़ के जा रहे थे। वो दोनों बहुत उदास थे क्योंकि कोई अपना शहर छोड़ करके नहीं जाना चाहता, मगर उन दोनों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। उनके शहर में एक खूनी कातिल घूम रहा है जो कि रोज़ाना कई लोगों को मार डालता है। उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए आखिर इस शहर को छोड़ना पड़ा। राजेश के पापा ने शहर छोड़ने का प्रोग्राम सुबह का बनाया था, मगर सुबह इतनी बारिश हो रही थी कि वो लोग निकल ही नहीं सके। रात में बारिश जैसे ही कम हुई तो पापा ने सोचा कि अभी निकल जाते हैं। उन्होंने गाड़ी में रेडियो लगाया तो रेडियो पे खबरें आ रही थीं कि आज भी कातिल ने 5 कत्ल किए हैं और पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम है। फिर अचानक से सड़क पे कोई चीज़ पड़ी हुई थी जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर गाड़ी रुक गई। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रहे कि ये हुआ क्या। पापा ने गाड़ी से उतर के देखा तो वो परेशान हो गए। गाड़ी के दोनों टायर ख़राब हो चुके थे और वो ठीक नहीं कर सकते थे। राजेश ने अपने पापा से पूछा, पापा आप तो गाड़ी ठीक कर सकते हैं ना, आप ये ठीक कर लेंगे ना? उसके पापा ने बोला, अरे नहीं, मैं तो उसको ठीक नहीं कर सकता। यहाँ तो दोनों टायर ख़राब हो गए हैं। अगर एक टायर ख़राब होता तो मैं फिर भी ठीक कर लेता, मगर यहाँ तो दोनों ही टायर ख़राब हो गए। अब मुझे जाना पड़ेगा और किसी को लेके आना पड़ेगा। ये गाड़ी तो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकती। राजेश ने कहा, ठीक है पापा, चलते हैं और शहर से किसी मैकेनिक को लेके आते हैं। राजेश के पापा ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे सड़क के दोनों किनारों पे जंगल है और जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं। मैं तो तेज़ी से भागते हुए चला जाऊंगा, मगर तुम मेरे साथ नहीं भाग सकोगे और हल्की बारिश भी हो रही है, तुम बीमार पड़ सकते हो। मैं तेज़ी से भाग करके जाता हूँ, फिर भी मुझे 1 घंटा तो आने में लग जाएगा। तुम गाड़ी में तमाम शीशे दरवाजे बंद करके बैठ जाओ। देखो, गाड़ी की चाबी मेरे पास है। इस चाबी के बगैर गाड़ी को कोई नहीं खोल सकता। तुम बस गाड़ी के खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे रहो और बाहर बिल्कुल मत निकलना। तो फिर मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। राजेश के पापा राजेश को गाड़ी में अकेला छोड़ करके शहर की तरफ चले गए क्योंकि उन्हें शहर से कोई मैकेनिक लेके आना था जो कि गाड़ी को ठीक कर सके। राजेश गाड़ी में बोर हो रहा था तो वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी चलाने की एक्टिंग करता रहा। अभी उसके पापा को गए हुए थोड़ी देर हुई थी कि अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो डर गया कि ये कौन है और फिर वो डर करके गाड़ी की सीट पे नीचे घुस के बैठ गया। फिर वो गाड़ी की पिछली सीट की तरफ गया और पीछे देखने लगा। उसको दूर से कोई चलता हुआ नज़र आ रहा था। क्या ये इसके पापा थे? उसने गौर से देखा तो नहीं, ये इसके पापा नहीं थे, बल्कि ये कोई और था जो गाड़ी की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। राजेश उसे देख करके बहुत डर गया। उसने आज से पहले इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं देखी थी। राजेश की जान को ख़तरा था। उसने चेक कर लिया कि खिड़की दरवाजे बंद हैं सारे। फिर वो सीट के नीचे छुप करके बैठ गया। इस आदमी के हाथ में बड़ा सा चाकू था और इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। ये गाड़ी की तरफ बहुत करीब आ गया। राजेश छुप करके बैठा हुआ था और उसको डर लग रहा था। राजेश कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वो एक छोटा सा बच्चा था। वो ये सोच रहा था कि उसके पापा के साथ क्या हुआ। वो खूनी कातिल गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहा था और राजेश को गाड़ी खोलने की आवाज़ आ रही थी। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली और दुआ करता रहा कि वो चला जाए। शायद राजेश की दुआ कबूल हो गई। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ बंद हो गई। राजेश ने आहिस्ते आहिस्ते डरते डरते आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। वो खूनी कातिल जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू था वहाँ पर नहीं था। राजेश ने चारों तरफ देखना शुरू किया ताकि कंफर्म कर ले कि बाकी चला गया या वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। राजेश ने सोचा, शुक्र है उसने पापा की बात सुन ली थी और गाड़ी के दरवाजे खिड़की बंद कर दिए थे, वरना ना जाने वो उसके साथ क्या करता। अरे इतना बड़ा सा चाकू लेकर के वो पीछे ही खड़ा हुआ था। राजेश ने बोला, नहीं नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो वो बोला, तुम क्या समझे मैं चला जाऊंगा और गाड़ी नहीं खोल सकूंगा? ये देखो, गाड़ी की चाबी अब मेरे पास है। शहर से कुछ दूर यहाँ पर कुछ घर थे जहाँ पर थोड़े बहुत लोग रहते थे। समीर अपने पापा से बैठा हुआ बातें कर रहा था और खूब एंजॉय कर रहा था। ये इनका नया घर था जो था तो बहुत पुराना, मगर ये लोग इसमें नए शिफ्ट हुए थे।
हल्की सी ठंड हो रही थी तो उन लोग ने आग लगाई हुई थी। मम्मी खिड़की पर आईं और बोली, कितनी बातें करेंगे आप लोग अंदर आ जाइए, मैंने खाना तैयार कर लिया है। खाने के बाद समीर की मम्मी ने उसको बोला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तुम हमेशा कहते थे ना तुम्हें अलग कमरा चाहिए, तो तुम्हारा अलग कमरा तैयार कर दिया हमने। समीर ने कहा, मम्मी मगर उस कमरे में तो बहुत सामान पड़ा हुआ था। मम्मी बोली, वो तो पापा के साथ मिलकर के मैंने कमरा पूरा साफ कर दिया है, आओ तुम्हें दिखाती हूँ। ये कमरा ऊपर छत के पास था और इस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी। पापा ने कहा, यहाँ इस कमरे में पहले से ही एक बेड था जिसको मैंने सेट कर दिया है, अब तुम्हारी मर्जी, इसमें ऊपर सो या नीचे। समीर बोला, पापा ये तो बेस्ट हो गया, बहुत मज़ा आएगा मुझे इस कमरे में। मम्मी ने कहा, अब तुम जल्दी से सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है, ओके बाय। मम्मी पापा नीचे अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। समीर अब यहाँ अकेले सोएगा। वो बहुत खुश था, उसको हमेशा से अपना एक कमरा चाहिए था। उस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी और उस खिड़की के बाहर एक पुराना दरख्त था। उस खिड़की से रात में चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। समीर को खुशी से नींद नहीं आ रही थी, मगर आहिस्ते आहिस्ते उसकी आंखें बंद होने लगीं और वो खुशी खुशी सो गया। मगर उस कमरे में समीर अकेला नहीं था, उस कमरे में कोई और भी था, कोई और ऐसी मखलूक जो कि समीर के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। स्कूल की बस आ गई थी, सब बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी थे। समीर इस रात तो बच गया, मगर आने वाली रात उसके लिए बहुत भयानक होने जा रही थी। समीर दूसरे दिन रात में जल्दी सो गया था। रात के तकरीबन 3 बजे उसको किसी की आवाज़ आने लगी, कोई सांसें ले रहा था, कपड़ा हिलने की आवाज़ आ रही थी। वो सोचने लगा, ये कौन है कमरे में? कमरे में अजीब सा अंधेरा सा हो रहा था, मगर कौन है? उसने नीचे झांक के देखा तो नीचे किसी की आंखें नजर आई। समीर जोर से चीखा, मम्मी पापा। मम्मी पापा ने फौरन कमरे की लाइट खोली। समीर ने उन्हें बताया कि उसे बिस्तर के नीचे कोई लेटा हुआ नजर आया। पापा ने कहा, अरे इतना छोटा सा तो कमरा है, तुम्हें वहम हो गया, यहाँ कोई नहीं है। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, आप गुस्सा नहीं कीजिए, नींद में डर गया होगा, मैं आज रात इसके साथ सो जाती हूँ। समीर को पक्का यकीन था कि उसने किसी को देखा है, वो कोई ख्वाब नहीं था। अगले दिन शाम में मोहल्ले के बच्चों के साथ समीर खेल रहा था। उसको बहुत मज़ा आ रहा था और रात की बात वो भूल चुका था। मगर फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे ऊपर खिड़की से देख रहा है। फिर उसे रात की बात याद आ गई तो वो बहुत उदास हो गया कि वो कौन था जो उसके बिस्तर पे लेटा हुआ था। अभी उसने खिड़की में देखा तो उसे लगा मम्मी है, शायद ये मम्मी है, मगर उसको कुछ कन्फर्म नहीं था। शाम में खेलने के बाद वो मम्मी से उसने पूछा, मम्मी आप ऊपर कमरे से मुझे खेलता हुआ देख रही थी? मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो बर्तन धो रही हूँ कब से, अच्छा हुआ याद दिला दिया तुम्हें, मुझे तुम्हारे कमरे में ऊपर जाके सफाई करनी है। समीर ये सोचने लगा, वो मम्मी नहीं थी तो कौन था? रात खाने के बाद पापा और समीर बातें कर रहे थे। फिर मम्मी वहाँ पर अचानक आई तो वो बहुत उदास लग रही थी। दोनों ने पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाना का अभी फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि नानू की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे जाना पड़ेगा अभी फ़ौरन। समीर ने कहा, मम्मी मैं भी चलता हूँ आपके साथ, क्या हुआ मेरी नानू को? मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, तुम पापा के साथ घर में रहो, मैं कल तक आने की कोशिश करूँगी। मम्मी ये कह कर के फ़ौरन वहाँ से चली गईं। समीर को नानों की भी परेशानी थी और ये भी सोच रहा था कि रात में अगर कुछ हुआ तो मम्मी तो नहीं आ सकेंगी उसके पास। समीर जब रात में अपने कमरे में गया तो उसने गुस्से में नीचे वाला बिस्तर निकाल कर फेंक दिया। उसने सोचा, ना नीचे वाला बिस्तर होगा, ना कोई आएगा उसके कमरे में। समीर ने बहुत हिम्मत की और आराम से बिस्तर पे ऊपर चढ़ के सो गया। रात में कमरे में चांद की रोशनी उसके ऊपर आ रही थी, मगर उसने जो नीचे का बिस्तर हटाया वो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस कमरे में कोई चीज़ थी जिसने इस बात का बहुत बुरा मनाया और अब वो रात के 3 बजते ही वो अंधेरा उस कमरे में आना शुरू हो गया और वो अंधेरा आहिस्ते आहिस्ते समीर के ऊपर आने लगा। समीर वाले बिस्तर के ऊपर आ रहा था और फिर वो अंधेरा पूरे का पूरा समीर के ऊपर छा गया। समीर की अचानक आंख खुली, उसको एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, कमरे में कोई आ गया है। उसको यह एहसास हो रहा था, वो सोचने समझने की कोशिश कर रहा था। उसको किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, बहुत करीब से आवाज़ आ रही थी। ये किसकी आवाज़ थी? वो जो भी था उसके पीछे था। समीर को शक हो गया कि वो उसके बिस्तर पे ही लेटा हुआ है। समीर ने फौरन पलट के देखा तो वो सकते में आ गया। इतना खौफनाक चेहरा देख करके समीर की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर वो चीज़
तेज उसके ऊपर आ गई और उसका गला दबाने लगी। समीर की सांस रुकने लगी, उससे सांस नहीं ली जा रही थी और आहिस्ते आहिस्ते उसका दम निकलने लगा और वो उसकी आंखें बंद हो गईं। आहिस्ते आहिस्ते वो हाथ उसके ऊपर से हट गए और साया भी उसके कमरे से चला गया। समीर की आंखें बंद हो चुकी थीं। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें आहिस्ते आहिस्ते खुली तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह आ गया, ये कहाँ पर है। फिर वो थोड़ा होश में आके बैठा तो उसने देखा, अरे ये मैं पापा के कमरे में कैसे आ गया। पापा से पूछा, पापा मैं तो अपने कमरे में सोया था, यहाँ कैसे आ गया। तो उसके पापा ने बताया कि बेटा मैं सुबह तुम्हें स्कूल के लिए उठाने के लिए आया तो देखा तुम्हें बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें उठा करके अपने कमरे में ले आया। अच्छा हुआ तुम उठ गए। पापा उसके लिए नाश्ता लेने के लिए चले गए। समीर ये सोच रहा था क्या उसने ये ख्वाब देखा या सच्ची में उसके बिस्तर पे कोई था जो कि उसका गला दबा रहा था। रात तक समीर की तबीयत ठीक हो गई थी। उसके पापा ने कहा, चलो बेटा जाओ जाके अपने कमरे में सो जाओ। समीर ने आखिर हिम्मत करके अपने पापा को सारी बात बताना शुरू कर दी कि उसके बिस्तर पे कोई आ गया था जो कि उसका गला दबा रहा था और उसको मारने की कोशिश कर रहा था। उसके पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये डरावनी कहानियाँ पढ़ते हो ना और वीडियोज़ देखते हो, इसलिए तुम्हारे जहन पर असर हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये बातें अपने जहन से निकाल दो। समीर रोने लगा। उसने बोला, प्लीज़ पापा मेरा यकीन करें, अच्छा ऐसा करें आज की रात आप मेरे कमरे में सो जाएं। पापा ने कहा, क्या फ़ायदा तुम्हें कमरा देने का जब तुम्हें वहाँ सोना ही नहीं है। अच्छा मैं आज की रात वहाँ सो जाता हूँ, तुम जाकर के मेरे बिस्तर पे सो जाओ, ठीक है। पापा को गुस्सा आ रहा था और बड़बड़ाते हुए वो ऊपर की तरफ चले गए। समीर मम्मी पापा के बिस्तर पे आराम से लेटा हुआ था। उसे डर लग रहा था, उसे नींद वहाँ भी नहीं आ रही थी और पापा ऊपर कमरे में आराम से सो रहे थे। उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं था, जैसे कि उनको अपने बेटे की बात पे कोई यकीन ही ना हो। फिर रात का 3 बज गया और फिर कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि समीर के साथ हो रहा था। वो पापा तो आराम से सो रहे थे मगर समीर भी आखिर कब तक जागता। उसको मम्मी पापा के कमरे में नींद आ ही गई। बहुत ही सन्नाटा हो रहा था, बिल्कुल खामोशी। फिर अचानक उसी खामोशी में एक चीख की आवाज़ आई। समीर उठ करके बैठ गया। उसे बहुत डर लग रहा था। चीखने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। ये कौन था? ये पापा थे या किसी और की आवाज़ थी? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कमरे की लाइट ऑन कर दी और इंतज़ार कर रहा था कि कब कोई अचानक उसके सामने आ जाए। उसे सीढ़ियों से तेज़ी से उतरने की किसी की आवाज़ आई। सामने पापा आ गए। वो चीख रहे थे। पापा कह रहे थे, चलो भागो, तुम सच कह रहे थे समीर, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ रहने का नहीं है, मैं कह रहा हूँ भागो, फ़ौरन अभी के अभी यहाँ से भागो। समीर वहाँ से भागा और पापा उसके पीछे भागे। वो लोग घर छोड़ के फौरन से निकल गए। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपने बराबर वाले घर की तरफ भागे। उनके पड़ोसी बहुत अच्छे थे जिन्होंने उनको रात गुजारने के लिए जगह दे दी। इन दोनों बाप बेटा की किस्मत अच्छी थी जो कि इस घर से जिंदा बच के भागने में कामयाब हो गए। रात का 12 बजने वाला था और काफ़ी सन्नाटा हो रहा था। इस मेट्रो स्टेशन पर ठीक 12 बजे रात की आखिरी ट्रेन चलेगी। उसके बाद कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। इस लड़की का नाम कोमल है। आज इसको ऑफिस में बहुत काम था जिसकी वजह से इसको बहुत देर हो गई। कोमल को रात में सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं था। रात में अक्सर उसे अजीब व गरीब किस्म के लोग नज़र आते थे। वो बेंच पर बैठ कर के ट्रेन का वेट करने लगी। फिर वही हुआ जिसका डर था। एक अजीब सी शक्ल का आदमी उसके पास तेज़ी से आया और फिर अपनी पीली पीली आंखों से उसको ऊपर से लेकर नीचे तक गौर गौर से घूरता रहा। कोमल को समझ नहीं आ रहा था ये क्या चाहता है, मगर उसको डर नहीं लग रहा था। वो बहुत बहादुर थी। उसने देखा कि एक और आदमी आ गया पीछे से। उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और ज़ोर से बोला, ए क्या कर रहा है तू? कोमल को ये दोनों ही शक्ल से पागल लग रहे थे। वो शख्स कोमल को घूरता चला गया और फिर पागलों की तरह हंसता रहा और फिर अचानक वहाँ से भाग गया। कोमल बहुत बहादुर थी। उसको डर तो लग रहा था मगर उसने ज़रा सा भी जाहिर नहीं होने दिया कि वो डर रही है। फिर थोड़ी ही देर में मेट्रो वहाँ पर आ गई तो कोमल खुश हो गई। उसको डर था कि कहीं वो 2 पागल फिर से ना आ जाएं। वो फ़ौरन से मेट्रो में चढ़ गई क्योंकि अगर ये मेट्रो मिस हो गई तो सुबह तक कोई भी मेट्रो नहीं आएगी। रात के इस टाइम मेट्रो में ज़्यादा लोग नहीं होते थे। इस वक्त भी वो डिब्बे में अकेली थी। शायद कोने में एक आदमी बैठा हुआ था जिस पे कोमल ने ध्यान नहीं दिया। कोमल पूरे दिन ऑफिस में काम करके थक गई थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर आंख बंद करके आराम कर ले।
कोमल ने जैसे ही आंखें बंद की तो उसे हिलने जुलने की किसी की आवाज़ आई। उसने फ़ौरन आंखें खोली और पलट करके देखा तो उसे एक आदमी नज़र आया जो कि कोने में बैठा हुआ था। कोमल ने सोचा कि इसे पहले क्यों नहीं नज़र आया। कोमल ने इसे इग्नोर कर दिया और फिर आंखें बंद करके खुद आराम करने लगी। इस दफ़ा कोमल ने जैसे ही आंखें बंद की तो ट्रेन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और फिर अंधेरा छा गया और कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और फिर अचानक सब ठीक हो गया। फिर उसने बराबर में बैठे आदमी पर नज़र डाली तो ये देख के परेशान हो गई कि ये क्या, ये आदमी तो थोड़ा दूर था। उसको शक हो रहा था कि ये आहिस्ते आहिस्ते उसके करीब आ रहा है। कोमल को डर लगने लगा। उसने सोचा क्या वाकई जब ये आंखें बंद करती है तो वो उसके करीब आ जाता है या उसको शक हो रहा है। फिर उसने सोचा क्यों ना एक बार फिर सोने की एक्टिंग करे, अगर ये वाकई करीब आ रहा है तो अभी पता चल जाएगा। कोमल ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली और सोने की एक्टिंग करने लगी तो उसे उस आदमी की हंसने की आवाज़ आने लगी और वो हंसते हुए कह रहा था, एक्टिंग कर रही है, मुझे पता है ये सो नहीं रही। कोमल की उसकी बातें सुन करके तो जान ही निकल गई। मेट्रो आहिस्ते आहिस्ते स्लो हो रही थी क्योंकि एक स्टॉप आ रहा था। इस स्टॉप पे कोमल को नहीं उतरना था, मगर कोमल सोचने लगी क्या इसको अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे उतर जाना चाहिए। फिर उसने सोचा कि अगर ये उतरेगी तो इसके पीछे ये ज़रूर भागेगा। ये बहुत ख़तरनाक आदमी लग रहा था, इसके कपड़े पे खून के धब्बे थे। कोमल हिम्मत तो कर रही थी कि इस डिब्बे से उतर के भाग जाए, मगर उसकी टांगें जैसे जम गई हों। उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसको डर था कि वो उसके पीछे भाग करके उसको फ़ौरन ही मार डालेगा। कोमल यही सोचती रह गई और फिर मेट्रो के दरवाजे बंद हो गए। कोमल समझ गई कि अब इसका बचना नामुमकिन है, ये शख्स इसको मार ही डालेगा। खौफ के मारे उसने आंखें बंद कर ली और दुआ करती रही कि काश ये एक भयानक सपना हो और कुछ भी नहीं, और आंखें खोले तो वहाँ पे वो ना हो। थोड़ी देर तक तो वो आंखें बंद करी रही, फिर आहिस्ते आहिस्ते उसने आंखें खोली। उसका स्टॉप आने ही वाला था। फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा तो वो वहाँ पे नहीं था। अरे ये क्या, क्या वो ख्वाब देख रही थी? क्या ये भयानक सपना था? वो तो है ही नहीं ट्रेन पे, मगर वो ठीक दरवाजे के सामने आके बैठ गया था। कोमल ये सोच रही थी कि अब तो वो मारी गई। उसके हाथ में इतना बड़ा सा छुरा भी है। कोमल के पास ज़्यादा वक्त नहीं था, दरवाज़ा बंद होने ही जा रहा था। कोमल को भागना था तो अभी भागना था, वरना दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर अचानक कोमल ने फैसला किया कि अब भागेगी और फ़ौरन से दरवाज़ा बंद होते ही वो निकल गई। कोमल एकदम ठीक टाइम पे भागी। दरवाज़ा बंद होते ही वो निकल गई और पीछे वो आया तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो उसके पीछे नहीं आ सका। कोमल बाल बाल बच गई। वो कातिल उसको गुस्से से ट्रेन से देख रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेट्रो का दरवाज़ा बंद हो गया था और वो नहीं खुलेगा। फिर आहिस्ते आहिस्ते मेट्रो वहाँ से चली गई। कोमल की किस्मत अच्छी थी इसलिए वो बाल बाल बच गई और फिर उसने फैसला किया कि कभी भी वो देर से ट्रेन में सफ़र नहीं करेगी। रात के तकरीबन 10 बजने वाले थे। राजू के मम्मी पापा किसी काम से 1 घंटे के लिए घर से बाहर जाने वाले थे। राजू की मम्मी ने कहा तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल लेते, 1 ही घंटे की तो बात है। मगर राजू ने कहा नहीं मम्मी, वो मुझे होमवर्क करना है और टीचर ने कहा है कि जो होमवर्क पहले देगा उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। पापा ने कहा अरे बैठ भी जाओ गाड़ी में, कितना टाइम लगाओगी। मम्मी ने कहा बेटा खिड़की दरवाजे सारे बंद कर लेना, देखो बारिश भी शुरू हो गई है। राजू ने कहा मम्मी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सब बंद कर लूँगा, मैं पहली दफ़ा थोड़ी घर में अकेला रह रहा हूँ, आप मेरी फ़िक्र नहीं करें। राजू बहुत ज़हीन था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अकेले घर में रहने से उसे बिल्कुल डर नहीं लगता था। वो कई दफ़ा अकेले रह चुका था। वो घर के अंदर आया, उसने दरवाजे लॉक कर लिए, मगर बारिश हो और लाइट ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। लाइट चली गई। राजू ने कहा अरे यार ये क्या हो गया, मगर शुक्र है उसने अपना लैपटॉप चार्ज कर लिया था। अब लाइट जाने से उसे कोई मसला नहीं, वो आराम से अंधेरे में बैठ के काम कर सकता है। मगर वो पीछे के सारे दरवाजे खिड़की बंद करना भूल गया।
बारिश अब तेज़ हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। राजू अंधेरे में अपना लैपटॉप चला रहा था और कानों पर बड़ा सा हेडफोन लगाया हुआ था और ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुन रहा था। उसे न बारिश की आवाज़ आ रही थी, न बिजली चमकने की आवाज़ आ रही थी। वो तो बस अपने काम में मगन हो गया और ये भी भूल गया कि उसको मम्मी ने याद से कहा था कि दरवाजे खिड़की ज़रूर बंद कर लेना। राजू और राजू के मम्मी पापा के बेडरूम्स ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थे। नीचे किचन में एक दरवाज़ा था जिससे घर के अंदर आया जा सकता था। उसके खुलने की आवाज़ आ रही थी। वो दरवाज़ा खुल चुका था। किसने खोला ये दरवाज़ा? अब वो इस घर के अंदर आ रहा है बड़े भारी कदम के साथ। वो इस घर के अंदर आ रहा है। ये बहुत भूखा है और वो कुछ खाने को ढूंढ रहा है। उसके खाने की चीज़ फ्रिज में या किचन में नहीं मिलती। वो तो इंसान खाता है। उसको घर खाली मिला तो उसको बहुत अफसोस हुआ। वो थोड़ी देर के लिए बैठा, फिर उसे एहसास हुआ कि नहीं, ये घर तो खाली नहीं है, इसमें कोई है ऊपर की मंजिल में, ऊपर कोई है। फिर वो आहिस्ते आहिस्ते अपने भारी कदमों के साथ ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। पहले वो मम्मी पापा के रूम में गया तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसको राजू का कमरा मिल गया और राजू को वो काम करता हुआ देख रहा था। राजू तो अपने काम में मगन था। उसको पता ही नहीं कि इसके पीछे क्या बला है और उसको घूर घूर के देख रही है। वो उसको कह रहा था, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, हाँ, क्या कर रहे हो? मगर राजू बैठा काम करता चला गया और उसने बहुत देर तक पीछे पलट के ही नहीं देखा। फिर अचानक गाड़ी की आवाज़ आई और राजू के मम्मी पापा आ गए। राजू को अपने लैपटॉप पे काम करते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। उसने ज़ोर से अंगड़ाई ली और फिर हेडफोन उतार दिए। उसको गाड़ी की आवाज़ आई। राजू के मम्मी पापा जब घर के अंदर आए तो वो देख के परेशान हो गए कि घर का क्या हाल हो रहा है। उसके पापा गुस्सा करने लगे, राजू ये क्या हो रहा है? राजू को मम्मी पापा ने ज़ोर से चीख के आवाज़ दी तो राजू डर गया और परेशान हो गया। उसने बोला, ये क्या हो गया? मम्मी पापा क्यों चीख करके बुला रहे हैं? फ़ौरन से भाग करके नीचे चला गया। राजू के पापा बोले, देखो ये क्या किया है तुमने, पूरे घर को ख़राब कर दिया। तुम बारिश में नहा रहे थे क्या? राजू ने कहा, नहीं तो। मम्मी ने कहा, फिर ये पैरों के निशान किसके हैं? कौन बारिश में नहा करके घर के अंदर आ गया और पूरा घर ख़राब कर दिया? राजू ने कहा, मम्मी मैं तो पढ़ाई कर रहा था, 1 घंटे से कमरे में था। ये इतने बड़े पैर के निशान मेरे कैसे हो सकते हैं? मेरे पाँव तो छोटे छोटे से हैं। वाकई राजू तो सच कह रहा था। इतने बड़े बड़े गंदे पाँव के निशान राजू के नहीं थे। मम्मी पापा को यकीन हो गया कि घर के अंदर कोई आया है और जहाँ भी गया उसने हर जगह गंदगी मचा दी। मम्मी ने किचन के बाहर वाला दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो राजू से पूछा, तुमने ये दरवाज़ा बंद किया था कि नहीं? राजू ने बोला, नहीं मम्मी मैं भूल गया। मम्मी ने कहा, कोई इसी दरवाजे से घर के अंदर आया है। फिर अचानक ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। पापा ने कहा, जो भी है वो अभी भी इस घर के अंदर है, हमें भागना होगा इस घर से, फ़ौरन निकलो। पापा ने घर से बाहर निकलते ही पुलिस को कॉल करके बुला लिया। कुछ पुलिस ऑफिसर उनके साथ खड़े हुए थे और बाकी घर के अंदर चेकिंग कर रहे थे। फिर एक पुलिस ऑफिसर घर के बाहर आया और उसने बोला, जी आपको बताना है घर के अंदर कोई भी नहीं है, मगर ये बात कंफर्म है कि आप लोगों के घर के अंदर कोई घुसा था। ये एक ख़तरनाक वहशी आदमी है जो कि लोगों को कत्ल कर देता है। हमें पहले भी ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें ये घरों में नंगे पाँव दाखिल होता है। अभी आप लोगों को मेरे साथ आना होगा, आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। पुलिस ऑफिसर मम्मी पापा को क्या दिखाने जा रहा था? मम्मी पापा डरते डरते उसके पीछे जा रहे थे। राजू की तो जान ही निकल गई। पुलिस ऑफिसर इन तीनों को लेकर के राजू के कमरे में आ गया। मम्मी ने कहा, जल्दी बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या दिखाना चाहते हैं आप? पुलिस ऑफिसर ने बताया कि वो वहशी इंसान 1 घंटा इस कमरे में खड़ा रहा और राजू को लैपटॉप पे काम करता हुआ देखता रहा। उसने ये सारी बातें दरवाजे पे लिखी हैं, आप खुद देख लें। पुलिस ऑफिसर की बात सुन के सब परेशान हो गए। दरवाजे पे लिखा हुआ था 9:57 पे, यू फॉरगॉट टू लॉक द डोर, यानी दरवाज़ा बंद करना तुम भूल गए थे। 10:10 पे, आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। 10:16, यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, तुम म्यूजिक सुन रहे हो। 10:22, यू सीम फोकस, तुम्हारा ध्यान एक जगह लगा हुआ है।
10:33 पर टर्न अराउंड, पलटो 10:45 पे, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो 10:55, लुक एट मी, 11:11, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये बार बार लिखा हुआ था और राजू को पता भी नहीं। राजू ये सोचने लगा अगर वो पलट करके देख लेता तो उसके साथ क्या होता, और यही सोचते हुए वो गिर करके बेहोश हो गया। ये है मैडम करिश्मा। ये अपने फ्रेंड के साथ बाहर खाना खाने आई हुई हैं कि अचानक इनका फ़ोन बजता है। हाँ रानी, क्यों फ़ोन किया है? मैंने कहा था ना बिला वजह मुझे फ़ोन नहीं करना। मैडम, वो एक मसला हो गया है। यकीनन तुम्हें बच्चे तंग कर रहे होंगे, है ना? ये अभी तक सोए क्यों नहीं है? मैडम, मैंने तो इन दोनों को सुला दिया था, मगर फिर अचानक इन दोनों की चीखने की आवाज़ आई तो मैं इनके कमरे में गई तो ये दोनों बहुत डरे हुए थे। मैडम ने रानी को कहा कि करण और कपिल दोनों बदमाश बच्चे हैं, इनकी बातों में मत आओ, ये लोग यही ड्रामा करते हैं डरने का। मैडम, मैं इन दोनों को सोने के लिए कमरे में लेके जा रही हूँ, मगर ये लोग कह रहे हैं कि बिस्तर के नीचे कोई है। मैडम ने कहा, कैसी बातें कर रही हो रानी तुम चाहती हो क्या मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं? फौरन से इन लोगों को कमरे में जाकर के सुला दो। मैडम, ये कह रहे हैं कि बिस्तर के नीचे से एक हाथ निकल करके आया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। मैडम ने कहा, रानी तुम अभी नहीं आई हो, ये बच्चे ऐसे ही बातें करते हैं और हर मेट को भगा देते हैं, तुम इनकी बातों में मत आना, तुम्हारी ड्यूटी है इन बच्चों को संभालना, अपनी ड्यूटी सही से करो और मुझे बिला वजह छोटी छोटी बातों पे फोन नहीं करना। ओके बाय। करिश्मा मैडम का फ्रेंड बोला, यकीनन नई मेट को बच्चे तंग कर रहे होंगे। करिश्मा मैडम ने कहा, सही कह रहे हो, इन बच्चों का भी कोई इंतजाम जल्दी करना पड़ेगा, ये लोग तो बहुत मुसीबत हैं। मैडम करिश्मा कपिल और करण की आंटी हैं। कपिल और करण के मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे और उसके बाद से मैडम करिश्मा ने उनके घर पे कब्जा कर लिया। मैडम करिश्मा बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि बच्चों के लिए एक मेड रखी हुई थी। रानी की फिर कॉल आई। मैडम ने पूछा, क्या हुआ, फिर कॉल क्यों की है मुझे, बच्चों को तुमने सुलाया या नहीं? रानी ने कहा, मैडम मैंने इन लोगों को बहुत मुश्किल से सुलाया था, मगर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो इन दोनों ने फिर से चीखना शुरू कर दिया। मैडम, ये लोग कह रहे हैं कि बिस्तर के नीचे से एक औरत निकल कर बाहर आई। अब ये दोनों कमरे में वापस जाना नहीं चाहते। मैडम ने कहा, रानी ये क्या मजाक कर रही हो तुम बच्चों की बातों में आ रही हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, लगता है तुम ये काम नहीं कर सकती, बस मैं तुम्हें अब एक आखिरी मौका दे रही हूँ, समझ आई? रानी बोली, मैडम मुझे भी बिस्तर के नीचे कुछ दिखा। क्या दिखा बिस्तर के नीचे तुम्हें? मैडम ने गुस्से से पूछा। तो रानी ने कहा, मुझे दो चमकती हुई आंखें नजर आई। मैडम करिश्मा ने कहा, अरे बिल्ली होगी बिस्तर के नीचे, तुमसे ज्यादा डरपोक औरत मैंने आज तक नहीं देखी, फौरन निकालो उसे। रानी ने कहा, ओके मैडम, मैं बिल्ली को कमरे से बाहर निकालती हूँ और बच्चों को सुलाती हूँ, बस आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, लास्ट वार्निंग दे रही हूं मैं तुम्हें रानी, समझ आई? थोड़ी देर में फोन करके पूछूंगी कि क्या किया तुमने। रानी ने पूरे कमरे को फिर से चेक किया और बड़ी मुश्किल से बच्चों को सुलाया, ये कह करके कि वो बिस्तर पे बैठी रहेगी और वहाँ से हिलेगी भी नहीं। तो बच्चे थके हुए थे और आखिरकार सो गए, मगर थोड़ी देर में मैडम की कॉल आने लगी। रानी ने सोचा बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए वो किचन में चली गई और स्पीकर पे फ़ोन ऑन कर दिया। मैडम ने पूछा, बताओ रानी, बच्चे सोए या नहीं? जी सो गए मैडम, आप फिक्र नहीं करें, रानी ने उनको बताया। मैडम करिश्मा ने कहा, शुक्र है रानी, कोई तो काम किया तुमने। देखो मैं बताती हूँ, ये करण और कपिल दोनों बहुत बदमाश बच्चे हैं और जब से इनके मम्मी पापा रोड एक्सीडेंट में मरे हैं, इन लोगों को एक औरत नजर आती है। शायद सदमे से इन दोनों के दिमाग पे कोई असर हो गया है। अब मैं ही इन लोगों की एक अकेली रिश्तेदार हूँ, मुझे ही इन दोनों का ख्याल रखना है। रानी और मैडम आपस में बात कर ही रहे थे कि करण भागता हुआ आया और बोला, रानी कपिल को कोई ले गया, कपिल को वो औरत ले गई, वो कमरे में नहीं है, प्लीज जल्दी ढूंढो मेरे भाई को। मैडम ने फोन पर से करण की बात सुन ली और पूछा, रानी ये क्या हो रहा है? मैं आपको कॉल करती हूँ मैडम, आप फिक्र नहीं करें, यहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा? मैडम करिश्मा ने कहा, हाँ मुझे फौरन से बताओ ये क्या हो रहा है घर में, मैं अपने रूम में आ गई हूँ और थोड़ी देर में सो जाऊंगी, मुझे फोन करके फौरन बताओ, ओके बाय। मैडम करिश्मा ने फोन बंद करने के बाद बोला, इन बच्चों की शरारतें तो रोज रोज बढ़ती जा रही हैं, मुझे जल्द ही इनका कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। बच्चे को औरत लेके चली गई, ये सुनकर के रानी की तो जान ही निकल गई। उन दोनों ने मिलकर के कपिल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर जगह देखा, मगर कपिल उन लोगों को नहीं मिला। उन दोनों ने आखिर हिम्मत हार दी। करण ने बोला, रानी कहाँ चला गया मेरा भाई, वो औरत कहाँ लेके चली गई मेरे भाई को? रानी ने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और थोड़ी देर में मैडम का फोन आ जाएगा, उनको क्या बताऊंगी मैं। वो दोनों फिर अचानक चौंक गए, सामने से कपिल आ रहा था मुस्कुराता हुआ, जैसे कि उसको कुछ हुआ ही नहीं।
रानी ने कपिल से पूछा, तुम कहाँ थे? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम तो मिले ही नहीं। करण ने बोला, हाँ भाई, तुम्हें तो वो औरत ले गई थी। फिर तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी बताओ। कपिल ने कहा, भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो जो औरत हमें दिखती है वो हमारी माँ की आत्मा है। हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ, वो हमारी माँ की रूह है और उसने सारी बातें मुझे बता दी कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। कपिल ने फिर सारी राज की वो बातें बता दी जो उनकी माँ की आत्मा ने उसको बताई। उसने ये भी बताया कि उनकी माँ की आत्मा भटक रही है क्योंकि इनके मम्मी पापा को एक्सीडेंट के जरिए किसी ने मर्डर करवाया था और उनकी माँ की आत्मा उस वक्त तक सुकून से नहीं रहेगी जब तक कि वो बदला ना ले ले। ठीक उसी वक्त मैडम की कॉल आ गई। मैडम ने पूछा, क्या हुआ, बच्चा मिला? रानी ने कहा, जी मैडम, मिल गया, मगर ये बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। मैडम ने कहा, मुझे बताओ क्या बोल रहा है ये? रानी ने कहा, ये कह रहा है कि जो औरत इन लोगों को नजर आती है वो इनकी मरी हुई माँ की आत्मा है और ये भी कह रहा है कि इनके मम्मी पापा का एक्सीडेंट आपने करवाया था, आपने उनका मर्डर किया है ताकि आप इन लोगों की सारी जायदाद पे, सारे पैसे पे कब्जा कर सकें। मैडम बोली, क्या? ये कैसे पता चला इन लोगों को? ये इस बात को तो कोई नहीं जानता। मेरा मतलब है ये सब झूठ है, और अगर ये सब कुछ सच भी है तो कौन यकीन करेगा इन बच्चों का और इस आत्मा का? क्या ये आत्मा को लेके पुलिस स्टेशन जाएंगे? हाँ बोलो, मैं अब इन दोनों लड़कों को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, इन लोगों को वापस आकर के बताती हूँ मैं, समझ आई? मैडम, ये कह रहा है कि आत्मा अब आपको मारने जा रही है और अभी वो आपके बिस्तर के नीचे है। रानी, मैं तुम्हारी और इन बच्चों की बातों में नहीं आने वाली। बहुत मजा आएगा जब मैं तुम्हें मारूंगी। मैडम ने फोन लाइन काट दी और गुस्से में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। कह रही थी, देख लूंगी, बड़े आए मुझे डराने वाले। मगर फिर मैडम करिश्मा के साथ बहुत बुरा हुआ। बिस्तर के नीचे बच्चों की माँ की बदबू आ चुकी थी और उसने मैडम करिश्मा को पकड़ लिया और फिर आहिस्ते आहिस्ते बिस्तर के नीचे खींचना शुरू कर दिया और आखिरकार उनको मार डाला।